हेलो एवरीवन, अभ्यास सीरीज के इस नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम इंडियन पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एग्जाम का, जिससे अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कंपोनेंट आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ हम एमसीक्यूज करें, बल्कि उन एमसीक्यूज की मदद से हम उन कंसेप्ट्स को रिवाइज भी करें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर एंड तक पक्का देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आप हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें। दोनों एग्जाम्स की गाइड बुक है जो कि आपको काफी तगड़ी इंफॉर्मेशन देने वाली है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। और सबसे खास बात कि भाई एग्जाम में आता क्या है वो आपको पता लगेगा डिकोडेड सिलेबस की फॉर्म में। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता लगेगा इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सॉल्व पीवाईक्यूज है यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाकर अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सब हम बात करते हैं पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहूंगा कि भाई कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन 10 क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते रहिए जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और लास्ट में आप लोगों को मुझे अपना स्कोर पक्का बताना है कि भाई आउट ऑफ 25, क्योंकि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है। देखिए, फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 2.5 मार्क्स देने हैं, एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, जो भी आंसर आप गलत लगाएंगे उसके लिए आपको पेनल्टी भी लगानी है खुद पर -0.833 की। और फिर हम देखेंगे भाई लास्ट में कौन आज का हमारा टॉपर बना है। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पूछा गया कि भाई जो हमारा संविधान है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कस्टोडियन कौन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले यूपीएससी में पूछा भी गया है। ऑप्शन दिए गए हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऑफिस ऐसा है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन बोला जाता है, गार्जियन बोला जाता है। तो दोस्तों, यहां पर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने राइट आंसर लगा दिया है, बहुत बढ़िया। अब अपना आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको कस्टोडियन नहीं बोला जाता, वो कस्टोडियन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कस्टोडियन मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, जो कि गार्जियन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरपास ना कर पाए। प्राइम मिनिस्टर भी वाला काम नहीं कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट भी वाला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरली एग्जीक्यूटिव को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी गई है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करो। यहां पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किसको सौंपी गई है? वो सौंपी गई है हमारे देश की हाईएस्ट कोर्ट को, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई आप गार्जियन हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप कस्टोडियन हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड यू आर द मेन इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी प्रोविजन पर, किसी भी आर्टिकल पर कोई डाउट खड़ा होता है कभी भी, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर कस्टोडियन कौन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप आपने यही आंसर लगाया होगा। यही आंसर लगाया नहीं लगाया? अगर लगाया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगाया तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में द्वारा पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार यूपीएससी 1-2 पूछता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी होना चाहिए। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, बट जनरली स्कोरिंग भी होते हैं। और यहां पर एक एडवांटेज क्या होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर भी सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि भाई राज्यसभा हैज नो पावर। देखो, जो भी क्रिटिकल वर्ड होता है, जो कि एक्सट्रीम वर्ड होता है, उसको हमें हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। वो हमारी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यही एरिया होते हैं जहां पर हम आंसर गलत कर सकते हैं। द राज्यसभा हैज नो पावर either टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। अब देखो, यहां पे मनी बिल के रिगार्डिंग बात हो रही है, और स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा राज्यसभा है उसके पास मनी बिल को ना तो रिजेक्ट करने की पावर है और ना ही उसको अमेंड करने की पावर है। ना तो ये बोल सकता है कि भाई मनी बिल पास नहीं होगा, और ना ही वो इसमें कोई संशोधन कर सकता है। पहली स्टेटमेंट मान ली। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि द राज्यसभा कैन नॉट को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए, जब हमारा बजट पास होता है तो वहां पर कुछ डिमांड्स पास होती हैं, और डिमांड पास होने के बाद ग्रांट्स बन जाती हैं, और ग्रांट्स जनरली मिनिस्ट्री वाइज पास होती हैं। तो आपको बताना है कि भाई जब एक ग्रांट्स हम पास करवाते हैं हमारी पार्लियामेंट से, तो राज्यसभा के पास क्या पावर है इनके ऊपर वोट करने की। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि भाई राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप लोगों को पता है कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा बजट। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताना है पहली स्टेटमेंट कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा की पावर नहीं है रिजेक्ट या अमेंड करने की। राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकता डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, और राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को डिस्कस नहीं कर सकता। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। आपने आंसर लगा लिया अपना। अब अपने आंसर को वेरीफाई करो, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मनी बिल एक बहुत ही स्पेशल बिल है जिसको आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होते हैं। जैसे मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा, लोकसभा में ही उसकी स्टार्टिंग होगी, और ये बिल एक मिनिस्टर ही लेकर आ सकता है, और ये बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही आता है। और लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा पावर है कंपेयर टू राज्यसभा रिगार्डिंग दी मनी बिल। ज्यादा पावर क्या है कि भाई लोकसभा जब इसको पास करके राज्यसभा को भेजता है तो राज्यसभा को इस बिल के ऊपर 14 दिनों के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है। अब वो एक्शन क्या ले सकता है कि भाई वो इस बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकता और ना ही वो इसको अमेंड कर सकता, वो अपनी कुछ सजेशन के साथ, अपने कुछ सजेशंस के साथ इस बिल को 14 दिनों के अंदर अंदर वापस भेज सकता है टू दी लोकसभा। अब लोकसभा को जब सजेशन आई तो लोकसभा क्या करेगा, या तो उन सजेशंस को मान लेगा, ठीक है, उनको अप्रूव कर लिया, या फिर उनको अप्रूव नहीं करेगा। तो अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो इस बिल को बोला जाता है कि भाई पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस इन द ओरिजिनल फॉर्म एज डिजाइन्ड बाय लोकसभा। अगर इसको अप्रूव कर लें तो भाई दिस इज पास्ड बाय दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है कि भाई वो रिकमेंडेशन जो राज्यसभा की वो माने या ना माने। और दोस्तों एक और सिनेरियो बनता है कि भाई अगर मान लो राज्यसभा ने 14 दिनों के अंदर बिल को वापस नहीं भेजा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी बिल पास माना जाता है इन दी ओरिजिनल फॉर्म पास्ड बाय दी लोकसभा। तो यहां पर राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत ही लिमिटेड पावर है, वो ना तो इसको रिजेक्ट कर सकता और ना ही इसको अमेंड कर सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स की। देखिए जब भी हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे और वोटिंग की बात करेंगे यहां पर, तो जो वोटिंग है वो जनरली लोकसभा के फेवर में है कि लोकसभा के पास पावर है वोटिंग करने की। वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स किसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, वो है लोकसभा की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। जो हमारा राज्यसभा है वो वोटिंग की पावर नहीं रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कि भाई क्या राज्यसभा बजट भी डिस्कस नहीं कर सकता, ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट हमें लगती है कि बजट डिस्कस तो कर सकता है लेकिन उसके ऊपर क्या एक्शन या वोटिंग कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगी। तो यहां पर हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया होगा। अगर लगाया बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगाया तो कान मरोड़ लो कि भाई ये तो हमारे से ब्लंडर मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना, यहाँ पे बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जॉइंट सिटिंग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा और डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने इस पे जोर नहीं डाला होता। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। अब देखो जॉइंट सिटिंग क्या होती है कि भाई जब दो हाउस के बीच में डेडलॉक आ गया, दोनों हाउस के बीच में तनातनी हो गई, कब होती है कि भाई एक ने रिकमेंडेशन दी दूसरे ने मानी नहीं। और कौन से बिल पे होती है, ऑर्डिनरी बिल और जनरल फाइनेंशियल बिल पे। मनी बिल पे तनातनी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे तनातनी नहीं होगी। मनी बिल पे क्यों नहीं होगी, भाई लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे तनातनी क्यों नहीं होगी, डेडलॉक क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इस केस में दोनों हाउसेस को सेपरेटली बिल पास करना होता है। तो ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के कुछ केसेस में तनातनी हो सकती है कि भाई एक ने रिकमेंडेशन दी दूसरे ने नहीं मानी, पहले ने बिल पास किया दूसरे ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर 6 महीने तक दूसरे ने उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे केस में डेडलॉक आ जाता है। तो कुछ स्पेशल केसेस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। तो जब बिल जॉइंट सिटिंग के पास चला गया तो उस केस में बिल को कैसे पास किया जाएगा, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई सिंपल मेजॉरिटी जो दोनों हाउसेस के मेंबर प्रेजेंट थे जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस। दोस्तों यहां पर याद रखिए कि जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उस केस में कौन प्रिसाइड करता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, स्पीकर प्रिसाइड करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करता है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। तो ऐसे केसेस में जब बिल पास होने की बात आती है तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के ऑर्डिनरी बिल के जो रूल होते हैं वही यहां पर अप्लाई होते हैं कि भाई आपको उस बिल को, जॉइंट सिटिंग वाले बिल को सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना होता है। यहां पर कोई स्पेशल केस ऑफ मेजॉरिटी नहीं चाहिए होता क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल केस जहां पर बस हम दोनों हाउसेस को इकट्ठा करके बिल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आपको मुझे एक आंसर जरूर बताना है कि भाई जब स्पीकर भी नहीं है, जब डिप्टी स्पीकर भी नहीं है और जॉइंट सिटिंग हो रही है तो कौन प्रिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग की मीटिंग को, इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद द राइट आंसर। अब दोस्तों अपना स्कोर कैलकुलेट करते जा रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट। आपको यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं।
द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। कि भाई हमारे देश का, हमारी यूनियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो बजट प्रिपेयर करता है जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है आर्टिकल 112 के अंडर। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारा एक फंड है, हमारे 3 तरह के फंड होते हैं, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको बोल रहे हैं कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इससे अगर आपने कोई भी मनी विड्रॉ करनी है तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी मनी आप विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या है? जहां पे वो पैसा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता वो यहां पर आता है। फॉर एग्जांपल पीएफ डिपॉजिट, जो हमारे रेमिटेंसेस हैं, तो ये जो अकाउंट है, अगर आपने इसमें से कोई डिसबर्समेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होगी। ये आपकी 3 स्टेटमेंट हैं। दोस्तों आप लोगों ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद लक्ष्मीकांत में 3 जो है अकाउंट्स पढ़े हैं, जो हमारे 3 फंड्स होते हैं। अगर नहीं पढ़े तो हमारे कोर्स में पढ़े होंगे। तो फंड्स काफी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हमारा बजट बनाता है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम नहीं है बजट बनाना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का पार्ट है वो हमारा बजट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। अब जैसे ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हुई तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है और गेम किस पे आ गई? गेम आ गई थर्ड स्टेटमेंट में, क्योंकि हमें पता लग रहा है ऑप्शन देख के कि भाई सेकंड स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शंस का जो एलिमिनेट होने के बाद बचे हैं उनका वो पार्ट बन रही है। बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई मनी निकालनी है एक्सेप्ट फ्रॉम दी एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम दी हमारी कंसोलिडेटेड फंड, जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेमेंट वगैरह, हाई कोर्ट के जजेस की पेमेंट वगैरह, उसके अलावा अगर कोई आपने ऐसा पोर्शन पैसे का निकालना है जो कि वोटेबल बाय पार्लियामेंट था, तो वो पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ही निकलेगा, पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के बाद ही निकलेगा। कोई भी मनी आप एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, अब इसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड करता है कि भाई क्या आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होगी? नहीं। तो सो यहां पर एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो डिसाइड करता है कि भाई पैसे निकालने या नहीं निकालने। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में अकाउंट रहता है, ना कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में। तो जनरली गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल रहता है। तो ये जो है वो पार्लियामेंट की परमिशन रिक्वायर नहीं करता डिस्बर्समेंट के लिए। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट और हमारा राइट आंसर इनकरेक्ट है, और हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़े तो फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको वेरिएबल आंसर इसके मिलेंगे, लेकिन हम एक करेक्ट आंसर यहां पे जो है डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है, कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो कि एजुकेशन से रिलेट करता है, एजुकेशन पे बेयरिंग रखता है, एजुकेशन पे इन्फ्लुएंस रखता है। यहां पे पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपके माइंड में आर्टिकल 45 आ गया होगा कि भाई जितने भी बच्चे 6 साल से कम के हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो पक्का आंसर का पार्ट बनना चाहिए। तो जहां जहां 1 आ रहा है वो आंसर का पार्ट बनेगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जब आप शेड्यूल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो या शेड्यूल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, तो वहां पर आप देखते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं या म्युनिसिपैलिटीज को जो 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, वहां पर एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। तो एजुकेशन पे बेयरिंग है इन पर्टिकुलर बॉडीज की, तो भी हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो 7th शेड्यूल में तो ऑलरेडी एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो 1, 2 एंड 5 हमारे आंसर का पार्ट बनने चाहिए। तो हमने 2 ऑप्शन और एलिमिनेट कर दिए। अब हमें डाउट है कि भाई 3 और 4 हमारे आंसर का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा। दोस्तों कुछ पर्टिकुलर जगह पर आपको 3 और 4th पार्ट दिखेगा, बट एज सच 5th एंड शेड्यूल आपको पता है कि भाई किस चीज से डील करते हैं। 5th शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है, और जो 6th शेड्यूल है वो असम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा AMTM के जो आपके ट्राइबल एरिया हैं उनसे डील करता है। तो इसकी एजुकेशन पे कोई डायरेक्ट बेयरिंग नहीं है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। द राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 5 ऑप्शन सी ओनली। दोस्तों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिस टाइम आया था यूपीएससी में, उस टाइम भी काफी हंगामा हुआ था, बट फाइनली आंसर 1, 2 एंड 5 इसका दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सैलरी एंड एनालिसिस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू दी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो हमारे हाई कोर्ट कहां पर होती है? स्टेट्स में। उनके जो जजेस होते हैं, इनकी जो सैलरी है, इनके जो अलाउंसेस हैं, वो किस अकाउंट पर चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स पे, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे, या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट पे? तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को जानबूझ के घुमाने की कोशिश करी गई है, बट आपने इतना याद रखना है, 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहली बात कि भाई सैलरी एंड अलाउंसेस
हाई कोर्ट के जज के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होंगे, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। और दूसरी बात कि जो पेंशन है हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन, वो कहां चार्ज होगी? वो चार्ज होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। पेंशन देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और सैलरी और अलाउंसेस देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अगेन मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि आपसे इसको एक और फैक्ट को जानने के आपके लिए मदद मिलेगी, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दोस्तों डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आना तय है, हर बार आता है। पिछली बार के ईयू एग्जाम जितने भी उठा लो, एपीएससी एग्जाम जितने भी उठा लो, आईआर में या फिर पॉलिटी में आपको क्वेश्चन डीपीएसपी का देखने को मिलेगा। तो इसके जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भाई कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से डील करता है। आप लोगों के माइंड में जितने भी आर्टिकल हैं वो वन बाय वन अब घूमने चाहिए, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स हैं, सोशलिस्टिक और गांधीयन नहीं, लिबरल इंटेलेक्चुअल, वो आपके माइंड में आ जाने, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन वहीं से डील कर रहे हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 है गांधीयन डीपीएसपी, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई प्रोहिबिशन करो ड्रिंक्स की, ड्रग्स की, जो कि हमारी हेल्थ के लिए खराब हैं। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अब आते हैं 51, 50, 49, काफी क्लोज ऑप्शन दे दिए हैं। आर्टिकल 49 क्या है? आर्टिकल 49 कहता है कि भाई जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनकी प्रोटेक्शन करो, उनको बचाओ। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। आर्टिकल 50 और 51 पे आ गए। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि भाई जो पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट है, इस केस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दो। दोनों पावर एक ही आदमी के पास या फिर एक ही बॉडी के पास नहीं होनी चाहिए, घमासान मच जाएगा। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो आगे आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ही हमारा डील करता है इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी से। दोस्तों आर्टिकल आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये थोड़ा सा रट्टे वाला पार्ट है, समझोगे तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको जितना बेहतर हो सके कि भाई मॉर्निंग वॉक में आर्टिकल याद कर लिए और फिर इनको अप्लाई करना शुरू कर दिया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following amendments to the Indian Constitution empower the president to send back any matter for reconsideration by the Council of Minister? देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। होता क्या है कि प्रेसिडेंट साहब को बोला गया है कि भाई आप कोई भी काम करेंगे ना तो आपको एडवाइस चाहिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उनकी कंसिडरेशन आपको चाहिए होगी, उनसे आपको बात करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर एक्शन लेना था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको एडवाइस कर दिया। अब उनके लिए तो वो एडवाइस एक तरह की बाइंडिंग है, तो क्या वो एडवाइस को वापिस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो कौन सी अमेंडमेंट ने उनको पावर दी है कि भाई अगर उनको एक बार पहली बार की एडवाइस पसंद नहीं आई है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई आप ये एडवाइस रिकंसिडर कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि भाई डिसीजन आपका यही है, कुछ और हो गया है, ताकि मैं फिर फाइनल एक्शन ले पाऊं। तो यहां पर आपको अमेंडमेंट बताने की किस अमेंडमेंट में बात बोली गई है। तो सर एक्चुअली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल लैंग्वेज, वहां पर काउंसिल से एडवाइस लेने के बाद ही उनको एक्शन लेना है। तो 42nd अमेंडमेंट ये कहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी, कि भाई एक बार जो हमने एडवाइस दे दी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, वो प्रेसिडेंट साहब को माननी पड़ेगी, वो इसको वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट इस स्टेटमेंट के उल्टी बात कर रही है, पॉजिटिव बात नहीं कर रही, नेगेटिव बात कर रही है। लेकिन उसके बाद 1978 में जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पर 44th अमेंडमेंट आई और उसने 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे एक्शंस को जो है दोबारा से नल एंड वॉइड कर दिया। तो उसमें यह बात भी बोली गई कि अगर प्रेसिडेंट साहब को एक बार एडवाइस दी गई है, उनको पसंद नहीं आ रही है, तो वो इसको वापस भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, और जो वापस का सलाह दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी। तो ये जो आर्टिकल जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके लिए 44th अमेंडमेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को कि भाई आप जो कोई भी मैटर है जो आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आया है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो ना? आई होप आज अच्छा स्कोर आ रहा होगा। थोड़ा डाउट हुआ होगा कुछ पर्टिकुलर केसेस में, बट हमने डाउट को रिजॉल्व कर लिया है। अब आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अपना स्कोर मुझे बाद में पक्का बताना है। 9th क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। आपको बताना है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के ऊपर बेस्ड है। अगेन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, बट आपको याद रखना है कि भाई सबसे बड़ा एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वहां पे सेंटर वाली एक लिस्ट थी, स्टेट वाली एक लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट थी, और एक कंकरेंट लिस्ट थी, रेजिडुअरी लिस्ट थी। तो यहाँ पर हमारा जो इंपैक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उस एक्ट का बहुत बड़ा है। तो राइट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1985। अगेन सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए एंड में। और अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन में देना चाहूंगा, जिसका कमेंट में आप लोगों ने आंसर देना है अलॉन्ग विद योर स्कोर। दोस्तों ये एक्सरसाइज करनी है, और मैंने आपसे बीच में एक और क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर स्पीकर एब्सेंट है, अगर डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है,
तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा होमवर्क कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो चार्टर एक्ट था 1833 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, उसका कौन सा प्रोविजन यहां पे नहीं है, मतलब उसमें कौन सा ऐसे प्रोविजन, इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो उसका पार्ट नहीं था। नोट पे ध्यान रखिएगा। द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबॉलिश्ड, ओके। द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ओके। ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ओके। एंड इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का नहीं था। तो सो आई होप आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे, एंजॉय किया होगा आपने, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही चीजें हमने कवर कर रखे हैं हमारे कोर्सेज में। हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, एक कंप्रेहेंसिव कोर्स जो कि आपको एपीएफसी और ईओ एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। यहाँ पर चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, चैप्टर वाइज क्विजेज हैं, आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलता है, फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलते हैं। तो ये कोर्स एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, और वो बच्चे जिनको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हर एक कंपोनेंट का, वो यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार जो है जीएसएन क्यूआरई प्रिपेयर कर रखा है, जिनके सिर्फ उनको प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी कभी भी प्रिपेयर नहीं किए, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन कर ली है और आप सिर्फ प्रैक्टिस और रिविजन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर डिटेल चेक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 10 क्वेश्चन सीरीज फॉर अभ्यास फॉर इंडियन पॉलिटी। आई होप आपको मजा आया होगा। दोस्तों प्लीज पढ़िए, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एपीएफसी तैयारी का। आप विदाउट टेंशन तैयारी कर सकते हैं, बट एक बार नोटिफिकेशन आएगी फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।